हेलो हाय ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल वेलकम टू माय शो दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी एंड स्वागत है आपका क्लैट 365 में। ये क्लैट 365 एक स्पेशल सेशन है जिसमें कि करंट अफेयर्स के 365 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे साल भर के जो हैं वो हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। करेक्ट। और ये आपके करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और कंक्रीट प्रोग्राम है। करंट अफेयर्स में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि द हिंदू और इंडियन न्यूज एक्सप्रेस जैसा न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ें। पर एक एस्पिरेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों अखबारों को डेली पढ़ पाए, क्योंकि और भी सारी चीज़ें होती हैं भाई। मॉक देखना रहता है, अपने को स्कोर करना है, सेशन प्रैक्टिस करने हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब न्यूज़पेपर तो हम पढ़ लें, लेकिन करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है, अब उसको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, नोट मेकिंग में भी डिफिकल्टी आती है। तो ये क्लैट 365 जो प्रोग्राम है वो आपका ये प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। आज के पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम FRBM एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कशन में आ रहा है? क्योंकि रिसेंटली जुलाई 25 2022 की द हिंदू की न्यूज़ है, जहाँ पे निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि स्टेट ओन्ड PSUs डेट सर्विसिंग रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर जो स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनीज हैं, अगर उनका जो उधार है वो स्टेट अपने बजट से चुका रही है, यानी कि स्टेट के पास जो पैसा है इनकम टैक्स से, सॉरी स्टेट के इनकम से, तो उससे अगर वो अपना PSU उसका लोन चुका रही है या गारंटी दे रही है, तो उसके लिए जरा भैया आपको देखिए केंद्र सरकार से पूछना जरूरी है। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी दैट यू सीक परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 293 क्लॉज 3 कहता है कि अगर स्टेट्स को पैसा चाहिए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट लेगा। उसी के कंटेक्स्ट में FRBM एक्ट है। ये एक्ट बहुत रीसेंट है, जो कि फिजिकल डेफिसिट को कम करने में काफ़ी मदद किया है। अब क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, इसके ऊपर एक अलग हमारा पूरा लेक्चर वीडियो है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। उसकी लिंक आपको दी रहेगी, आप वो लेक्चर जाके देखिएगा। पर अभी हम FRBM एक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में हमें ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो डेट रेज करी है स्टेट PSUs ने, उनको बोरोइंग कंसीडर किया जाएगा। उनको बोरोइंग कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब बोरोइंग्स जो होती हैं वो कौन लेता है? बोरोइंग्स स्टेट लेता है। बोरोइंग्स ऑफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बैंक से लिया लोन, ठीक है। पब रिकवर कौन करेगा? बैंक को पैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रीपे करेगी। अब अगर मान लो ना कर पाए तो ये क्या बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी PSU में ओनर कौन है? अल्टीमेटली ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। करेक्ट। जब ओनर गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट कहाँ की है? स्टेट गवर्नमेंट है। करेक्ट है कि नहीं? स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब ये जाएगी किसके सामने? रिक्वेस्ट करेगी सेंटर को। अब सेंटर क्या है? गवर्नमेंट। सेंटर भी गवर्नमेंट है, इसकी भी अपनी लिमिट है, लिमिटेड इनकम है कि नहीं? इस सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेड इनकम है। अगर ये इसको स्टेट को क्या दे दे? लोन दे दे, तो ये कहाँ से देगी? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। कहाँ से देगी? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। भैया इस फंड में किसका पैसा है? इस फंड में किसका पैसा है? तुम्हारा। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को फाइनेंस देने के लिए, वो भी कैसी फाइनेंस? डेट फाइनेंस, उधारी के लिए फाइनेंस देने के लिए तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल करेगी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रहे थे? लोन्स ले रहे थे बैंक से, गारंटी दे रहे थे स्टेट PSUs के बिहाफ पे। अब स्टेट PSUs जो हैं वो प्रॉफिट नहीं करा पा रही थी, तो बैंक को पे नहीं कर पा रही, तो लोन रिकवर नहीं हो रहा। अब ऐसे में क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनके डेफिसिट्स को अपनी इनकम से पे कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले जरा इस स्टेटमेंट को देखो। करंट अफेयर्स में ये स्टेटमेंट भी आया था। ये स्टेटमेंट कहता है, इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच एट गोलकोंडा फोर्ट ऑन मंडे, राव accused the center of conspiring to weaken states economically by imposing financial restrictions, projecting welfare schemes as freebies and burdening people with taxes। तीन बातें बोली हैं। क्या बोला है? कि साजिश रची है किस चीज की? टू वीकेन द स्टेट्स इकोनॉमिकली। क्या करके? फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा के। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। अब एक बात बताइए, सेंटर लगा रहा है
सेंटर ऑन स्टेट लगा रहा है। ये फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके के हो सकते हैं? आर दे रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्स कलेक्शन और दे आर रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड ऑन बोरोइंग? किस चीज़ पे? देखिए, स्टेट टैक्सेस जो हैं, सेंट्रल के टैक्सेस तो सेंटर के पास आते हैं, डायरेक्ट टैक्स। वो स्टेट टैक्सेस के लिए अगर लिमिट लगा सकता है तो वो जीएसटी काउंसिल लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ सेंटर नहीं होता है, ये अपने आप में एक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है। तो इसका मतलब सेंटर डायरेक्टली नहीं लगा सकता। इसका मतलब डेफिनेटली जो फिजिकल यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है वो बोरोइंग से लिमिटेड है, क्योंकि स्टेट सेंटर से बोरो करता है। प्रोजेक्टिंग वेलफेयर स्कीम्स एज फ्रीबीज और बर्डनिंग पीपल विद टैक्सेस। टैक्सेस को बढ़, तीन बातें कही हैं। अब आपसे सवाल देखो क्या पूछ रहा है। ये सवाल इंक्यूजेटिव है, इसको आप फैक्चुअल बेसिस पे मत लीजिएगा। इंक्यूजेटिव सवाल समझते हैं क्या है? ये थॉट प्रोवोक करेगा, थॉट प्रोवोक करेगा। थॉट प्रोवोक तभी करेगा भैया जब आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो ये आपको एक लेम क्वेश्चन की तरह लगेगा, आप कोई एक ऑप्शन चूज करने चले जाओगे। वैसे ऑप्शन चूज करने पे आओगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो नहीं चूज करोगे, ये कॉमन सेंस की बात है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या लोकसभा है? सेंटर किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो, डिपेंड करता है कि किस तरह के फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सेंटर स्टेट पे लगा रहा है विद रिगार्ड्स टू देयर बोरोइंग, एंड देन दिस इज बेसिकली मैनेज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यही आंसर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कब हो जाता है? जब फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस बजटरी एलोकेशंस में लगाता, बजटरी एलोकेशंस में लगाया जाता। तो आपको पता है बजटरी एलोकेशंस में राज्यसभा लोकसभा दोनों फाइनेंस बिल को पास करती है और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता। और लोकसभा कब हो जाता? विद रिगार्ड्स टू मनी बिल। अगर मनी बिल में जो टैक्सेशन है वो किसी भी तरीके से स्टेट पे लगाम लगा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। अगर 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो बिल को कंसीडर किया जाता है टू बी पास्ड। बिल कंसीडर टू बी पास्ड। हाँ, मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार फाइनेंस बिल और मनी बिल तो सुना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पॉलिटी में, क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस? टेंशन मत लीजिए, वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है। अब अगला सवाल, ये फैक्चुअल है ना? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। प्रोबेबल एक्सपेक्टेड एरिया भी है और बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो बोरोइंग पावर है स्टेट्स की, ये डिफाइन कहाँ की गई है, यानी कहाँ पे दी हुई है ये बोरोइंग पावर स्टेट्स की? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में दी गई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई है, बजट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। तो ये जो बोरोइंग पावर ऑफ स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो बोरो कर सकते हैं, ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है। कौन से पार्ट में? वही पार्ट जो आज पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, ये आर्टिकल आई थिंक 282 में दिया हुआ है। हाउएवर दिस हैज़ टू बी करेक्टेड, बट उस पर मैंने रिसर्च नहीं किया है। आगे पढ़ते हैं। जो फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 293 तक। ये फिजिकल रिलेशन सेट करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में फिजिकल रिलेशंस किस तरीके के हो सकते हैं? तो टैक्सेशन के बारे में हो सकता है, यानी कि जो टैक्स की पावर है, देखिए टैक्सिंग की पावर बहुत लिमिटेड होती है, टैक्सिंग पावर आपके पास लिमिटेड है। प्लस आपको अवॉइड क्या करना है? यू हैव टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। यानी ऐसा ना करो कि सेंटर भी किसी चीज़ पे टैक्स ले ले और स्टेट भी ले ले। एक ही सिटीजन दो दो बार दो दो अलग अलग सरकारों को पैसा दे रहा है, फॉर व्हाट गुड पर्पस? करेक्ट। तो इसीलिए टैक्सिंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स पार्ट 12 में डिफाइंड है। डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का किस तरीके से होगा, यानी सेंटर कमा रहा है, स्टेट कमा रहा है, तो सेंटर क्या स्टेट को कब कब पैसे दे सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स बाय स्टेट्स एंड सेंटर। ये ग्रांट्स इन एड, भैया सबसे बड़ी कमजोरी सेंट्रल गवर्नमेंट की यही है कि उसको स्टेट्स का देखभाल करना पड़ता है। आपने एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा कि हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कि सारे के सारे स्टेट्स एक साथ आए। पर हम कमिंग टुगेदर कब हुए? आज़ादी के बाद। बाद में हम होल्डिंग टुगेदर हो गए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट हुआ। तो हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की तरह देखे जाते हैं। होल्डिंग टुगेदर यानी कि आप अलग नहीं हो सकते। जब आप अलग नहीं हो सकते तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली पे जो सरकार है, दिल्ली की सरकार नहीं, दिल्ली में जो सरकार है यानी केंद्र सरकार, कैपिटल में जो बैठी है, उसका ये ड्यूटी है कि वो स्टेट्स को कंट्रोल करे। स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपसे लोन ले सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ग्रांट्स इन एड कहते हैं।
ग्रांट्स इन एड। ये ग्रांट्स इन एड जो हैं ये जरूरत पड़ने पे मांगे जाते हैं, मदद के लिए मांगे जाते हैं, यानी कि ये रेगुलर प्रोसीजर नहीं है। रेगुलर प्रोसीजर कहाँ पे डिफाइंड होता है? बजट में डिफाइंड होता है। तो ग्रांट्स इन एड और जो लोन्स लेते हैं स्टेट, वो किस लिए लेंगे? देखिए, लोन आप कब लोगे? सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है। लोन आप तभी लोगे जब आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। when your expenditure is more than your income, करेक्ट है कि नहीं? when your expenditure is more than your income, in that case only you will be taking loans। और सेंटर कब लोन लेता है? देखो, सेंटर जो लोन लेता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के माध्यम से लेता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसको देता है? ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है। ठीक है, सेंट्रल कहाँ से लोन लेता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के माध्यम से लोन लेता है। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें किस चीज को करने के लिए होती हैं? फिस्कल डेफिसिट को करने के लिए। सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? फिस्कल डेफिसिट को। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो उनके इनकम से ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है इंडिया में? आप ज़रा सोचिए, फिस्कल डेफिसिट इंडिया में हमेशा चौड़ा क्यों होता है, वाइड क्यों होता है? इसका कारण यह है कि पहली बात तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारी लिमिटेड इनकम है, सभी लोग पैसा पे नहीं करते, सब इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, सब कॉर्पोरेशन टैक्स देते नहीं है। टैक्सेशन बेस हमारा बड़ा पतला है, अभी नैरो है अभी, तो गवर्नमेंट का इनकम लिमिटेड है, इसलिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पोटेंशियल भी लिमिटेड है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल में होता है। अब आंकड़ों की माने तो 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे आपको क्रूड ऑयल रिक्वायर्ड रहता है, आप इतना डेली बेसिस पे खरीदते हो। एक क्रूड ऑयल की बैरल की कीमत होती है $120 के लगभग लगभग, अभी इस समय जो करंट ट्रेंड चल रहा है। और यही 10 साल पहले तक वो अराउंड अराउंड 79 टू 89 बैरल्स पर डॉलर डॉलर 89 डॉलर पर बैरल हुआ करते थे। इन सारे मैटर्स में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि तेल बहुत महंगा हो गया। अब तेल तो रिक्वायरमेंट है भैया, इंडस्ट्री चल रही है, इकोनॉमी चल रही है पूरी तेल से, और डीजल से पर्टिकुलरली, तो आप उसको तो काट नहीं सकते, तो इसीलिए हमारा हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि वो फिस्कल डेफिसिट कितना वाइड है, यानी कि कितना गैप है एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में। तो गवर्नमेंट मान चुकी है कि फिस्कल डेफिसिट रहेगा ही रहेगा, उस गैप को हमें कम करना है। अब वो प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेसिव एक्सपेंस करें। अब फिजिकल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए फाइनेंस कमीशन का भी संगठन किया गया है। फाइनेंस कमीशन पार्ट 12 में डिफाइंड है। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये बॉडी कैसी है? कॉसवाई जुडिशियल बॉडी है, 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है। अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं। प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसका जो ईयर है वो 2020 से लेके 2025 है, ये याद रखिएगा। 15 फाइनेंस कमीशन 2020 से लेके 2025 तक का है, करेक्ट। और इसने अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2019 के आसपास, यानी कि ये फाइनेंस कमीशन 2025 से 2000, ये 5 साल 2020 से 2025 के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट 2019 में उसने सजेस्ट करी थी। अब ये ग्रांट्स इन एड क्या होते हैं? देखो, ग्रांट्स इन एड बेसिकली स्टेट्स के पास पावर होती है टू बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किससे बोरो कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले वाले क्वेश्चन पर अगर हम चले जाएं कि यहाँ पे सेंटर कौन है, तो सेंटर कौन होगा सर? बोरोइंग की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात होगी। गवर्नमेंट दो ऑफ इंडिया दो तरीके के लोन्स देती है, ग्रांट्स देती है कह लो। एक होते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, जो कि आर्टिकल 275 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। दूसरे होते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जब जरूरत पड़ने पे स्टेट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मन से हाँ या ना बोलेगी। वो आर्टिकल 282 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रेलिवेंट प्रोविजंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में ये जो सिचुएशन है ये ऐसी है कि हमेशा डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट्स को वो ज़्यादा होते हैं विद रिगार्ड्स टू द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स एज कंपेयर टू द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, स्टेट्स अब जरूरत पड़ने पे सेंटर से पैसा मांगते हैं, ये सिचुएशन बड़ी कॉमन है और सेंटर हमेशा पैसा देता है। इसीलिए सेंटर का जो ग्रांट है वो एक्सपेंडिचर में आएगा, और वो जब एक्सपेंडिचर में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट वाइड होता जाता है जितना ज़्यादा स्टेट का फिजिकल डेफिसिट वाइड होगा। आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? लेट्स मूव अहेड। अब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने रेगुलेशन बोला होगा, इनकरेक्ट हो गया, स्लिप ऑफ टंग। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट मैनेजमेंट एक्ट है ये 2003 में इनैक्ट की गई थी। यशवंत सिन्हा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनके द्वारा एफआरबीएम बिल जो है प्रपोज किया गया था। ये प्रपोज किया गया था सन 2000 में, याद रखिएगा, और इनैक्ट हुआ है 2003 में। ये इनैक्टमेंट डेट है और ये बिल का इंट्रोडक्शन डेट है, ठीक है। और इस बिल को अगर हम कमेंसमेंट की बात करें, इनैक्ट हुआ है यानी कि 2003 में ये बेसिकली
अग्री कर गया था, लोकसभा पास हो गया था। अब उसके बाद एक और वर्ड होता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यानी जब गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाए, तो कमेंसमेंट इसका 2004 से हुआ है। ये क्या करता है ये बिल, इसके ऊपर समझने के पहले आप जरा देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट ने, और रेवेन्यू शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स को बैलेंस किया था अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि हर साल बजट के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जहां पे वो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट तीनों बताएगा। ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, इसमें बेसिकली आपको रेवेन्यू डेफिसिट, किस चीज को, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी, ये सब आपको परसेंटेज के फॉर्म में बताना पड़ेगा, और सबको आपको जीडीपी से कंपेयर करना पड़ेगा। ये जीडीपी हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है। मूविंग फर्दर अहेड, करंट अफेयर्स में इंडियन एक्सप्रेस में भी देखिए ये न्यूज आई थी, जो कह रही थी कि गवर्नमेंट ने क्लॉज इन्वोक किया है एफआरबीएम एक्ट का, जहां पे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको 3.8% कर दिया। यानी आपको फिस्कल डेफिसिट क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, वाइड होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये टारगेट है। यानी गवर्नमेंट अपने बजट में बेसिकली कोशिश करेगी कि इतना फिस्कल डेफिसिट वो मेंटेन कर पाए। ये जो सिचुएशन है ये आप कोविड 19 के बाद देख रहे हो। कोविड 19 के दौरान आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत 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 ज़्यादा हुआ था। इतना ज़्यादा हुआ था कि उसको आरबीआई से लोन तक लेना पड़ा है, आरबीआई के रिजर्व से भी पैसे गवर्नमेंट को लेने पड़े हैं। तो वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, यानी एक चीज़ आपको समझ में आती है कि ये फिस्कल डेफिसिट या डेफिसिट फाइनेंसिंग हम इसको बोलते हैं। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारे बजट का पार्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर और अपनी इनकम के गैप को कम करने की कोशिश करती है। फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, फिजिकल ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को मार्केट से और ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली जो खर्चा करने का पैसा है वो कम बचेगा, और गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले लेगी लोन पे, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब अगेन वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस केस में गवर्नमेंट का क्या होगा, राइज होगा। गवर्नमेंट जो पैसा लोन लेगी उससे कैपिटल बनाने की कोशिश करेगी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगी ताकि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का जो बेसिकली बाकी वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें आप डिडक्शन देख सकते हो, है ना। लेस अमाउंट टू स्पेंड ऑन व्हाट, वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन से आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो मनी आएगा आपके पास, ताकि आप पे कर पाओगे, तो मार्केट को तभी चुका पाओगे। तो ये गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग हम बोलते हैं। करेक्ट। 15 फाइनेंस कमीशन ने कोविड 19 के इम्पैक्ट जो है हाईलाइट किए हैं। 15 फाइनेंस कमीशन अगेन फिजिकल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स को है, और वो बोलता है कि एफआरबीएम एक्ट को रिवैम्प करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोविड 19 के बाद जो इकोनॉमिक का सिचुएशन है वो काफ़ी बदल चुका है। इसमें गवर्नमेंट को पाया गया है कि इन जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो ऊपर जा चुका है, और रेवेन्यू कलेक्शंस जो है यानी कि जो इनकम है वो गवर्नमेंट की नीचे आई है और कमज़ोर हो सकती है आने वाले समय में। तो ऐसे में इन्होंने क्या सजेस्ट किया वो आप यहाँ से देख सकते हो। एफआरबीएम एक्ट को बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों को इंप्लीमेंट करना रहता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अब जरा आप इन दोनों चार्ट्स को ध्यान से देखिए 2017 से 2018 में फिजिकल डेफिसिट जो एक्चुअल है वो 3% का है, और आपको धीरे धीरे ये गैप कम होते दिखाई दिया है, 2.5% का हो गया है अभी प्रोजेक्शंस के हिसाब से। ये इकोनॉमिक सर्वे के प्रोजेक्शंस हैं, और हम परसेंटेज जो ले रहे हैं जीडीपी के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। यानी अगर हम जीडीपी की बात करें तो 2.5% का गैप है, यानी 2.5% हमारा एक्सपेंडिचर जीडीपी से के कंपैरिजन में ज़्यादा है एज पर अवर इनकम। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो आप देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है, जो एक्सपेक्टेड इनकम हो गवर्नमेंट की, और माइनस कर दो आप उसको जो रेवेन्यू से आ रही है, इनकम से आ रही है, तो जो बजट जो डिफरेंस आता है वो परसेंटेज के फॉर्म में जब आप निकालोगे, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो ये हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। फिजिकल डेफिसिट को भी आप चाहोगे कि ये हमेशा क्या रहे, डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहे। ये बताता है कि आपकी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है, और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है। और डेट देखिए,
डेट भी आपको यहाँ पे क्या हुआ है, कम होते हुए दिखाई दी है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो डेट है वो भी कम होते हुए दिखाई दी है, ये हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। अब आप दूसरे ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए। दूसरा ग्राफ जो है वो आपको ये बताता है कि 1986 के दौरान और 1991 के दौरान आप क्या देख रहे हो। अगेन ये परसेंटेज में बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है। परसेंटेज किसके कंपैरिजन में, जीडीपी के कंपैरिजन में। 1986-87 में आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था वो 8% हो गया था, और ये 7 से 8% के बीच में है। फिर आपको सबसे अच्छा स्टेट दिखाई देता है इकोनॉमी का इस समय पे, जहां पे 3% ऑफ स्टेट जीडीपी के कंपैरिजन में आएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर नीचे ट्रेंड होता दिखाई देगा, यानी कि ये गवर्नमेंट का कभी हो सकता है कि इनकम ज़्यादा हुआ हो, एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया हो, लोन्स कम हुए हो, तो इम्प्रूव करता है। ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिकल डेफिसिट का जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है इकोनॉमी के लिए अच्छा है। फिर आपको सडनली यहाँ से दिखाई देगा कि 2015 के बाद, यानी 2014-15 के बाद अगेन आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड्स देखने को इकोनॉमी में मिलते हैं, जो सिग्निफिकेंट हैं। बाकी ये सारे पीरियोडिक ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी ऊंच नीच से गुजरी है, यानी कि कभी कभी ऐसा हुआ है गवर्नमेंट का इनकम सुधरा है, कभी कभी ऐसा हुआ एक्सपेंडिचर बेकाबू हुआ है। तो ये दोनों ट्रेंड्स जो आप जब देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये बेसिकली 1986 1991 का वो दौर है जहां पे गवर्नमेंट लार्ज फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा था, यानी कि हमारा डेट बर्डन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, इंटरनेशनल मार्केट में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी। और हमारी जो इनकम हो रही थी वो कम हो रही थी, और हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट यानी हमारी समय के हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वो भी गिर रहा था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए जैसे ही टर्म ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हो। यानी डेट्स वर हाई, एक्सपेंडिचर वाज इवन हायर। इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। और उसके बाद आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है वो 2007 से 2009 के बीच में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। और ये बेसिकली एफआरबीएम एक्ट के लागू होने के आफ्टर 3 ईयर्स हुआ है, आफ्टर 3 ईयर्स हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एफआरबीएम एक्ट का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी में आया। अब कुछ लास्ट में क्वेश्चंस, तो इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम समराइज करें तो हमें एफआरबीएम एक्ट के बारे में पता चलेगा सिंपली ये कि वो सन 2000 में यशवंत सिन्हा के दौरान इंट्रोड्यूस की गई थी। फिजिकल डेफिसिट इंश्योर करता है सेंटर और द स्टेट्स के बीच में। इसमें हमने गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है, स्टेट क्यों बोरो करता है, ये टॉपिक को समझा। रेलेवेंट आर्टिकल्स जो हैं जो पावर देते हैं फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट द्वारा, वो समझा। और हमने स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर्टिकल 275 282 में है वो समझा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के पर्पस को समझा, 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं। और करेंटली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स में और इकोनॉमिक सर्वे में, उनके ट्रेंड्स को हमने समझने की कोशिश करी। आखिरी में अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। ऑप्शंस हैं एनके सिंह, डॉक्टर वाईवी रेड्डी, विजय केलकर, सी रंगराजन। द करेक्ट आंसर इज द 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिंह है। ये व्यक्ति वाईवी रेड्डी जी हैं, श्री वाईवी रेड्डी, ये 14th फाइनेंस कमीशन है। ये डॉक्टर विजय केलकर साहब हैं, ये 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और डॉक्टर सी रंगराजन लास्ट में आपको दिखाई देंगे, ये आपके 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन। एफआरबीएम एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, यानी हमने फाइनेंस मिनिस्टर का तो नाम सुना यशवंत सिन्हा, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो पहली फोटोग्राफ में आपको श्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। आपको पता है सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, सन 2000 में किसकी सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। करेक्ट आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल पे। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल कंसोलिडेशन एक स्टैटिक टॉपिक है, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो आंसर कर पाएंगे, बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या एक्सप्लेन नहीं करता है इन ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दूसरा है इंप्रूव टैक्स एफिशिएंसी बाय वाइडनिंग टैक्स बेस एंड प्रमोटिंग टैक्स कंप्लायंस, maximizing tax concessions and exceptions, higher टू टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा,
एंड इम्प्रूव्ड टैक्स रेवेन्यूज, एंड इम्प्रूव्ड टैक्स रेवेन्यूज। ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से फिस्कल कंसोलिडेशन, पहले तो ये समझ लें क्या होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन यानी आप अपने फाइनेंसेस को कंसोलिडेट करने की कोशिश करोगे, इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप अपना टैक्स बेस बढ़ाओगे। आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंस इशू करें टैक्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाओ। अब उसमें आप क्या करोगे, इनकम करने के लिए आप सब्सिडीज और कंसेशंस कम करोगे। करेक्ट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आपने आई थिंक ये समझ लिया होगा। इसमें आप जो देखेंगे वो पाएंगे कि फिस्कल कंसोलिडेशन में मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट टैक्स बेस बढ़ाएगी, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी। जब इनकम को बढ़ाने की कोशिश करती है तो टैक्स में कंसेशंस भी नहीं देगी, है ना। चाहेगी कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, और आप कोशिश करोगे कि आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़े। तो ऐसे में बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये ऑप्शन जो है, देखिए इसमें सब्सिडीज को टारगेट करने की बात कर रहा है, सिर्फ जरूरतमंदों को पैसा दिया जाए, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल्ड हो, वो रेगुलेटेड हो। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का ये पार्ट होता है, यस डेफिनेटली होता है। इंप्रूविंग टैक्स एफिशिएंसी बाय वाइडनिंग टैक्स बेस एंड प्रमोटिंग टैक्स कंप्लायंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ये भी फिस्कल कंसोलिडेशन को एक्सप्लेन करता है। जो नहीं एक्सप्लेन करता है वो मैक्सिमाइजिंग टैक्स कंसेशंस है, ये नहीं करेगा। टैक्स कंसेशंस मैक्सिमाइज नहीं करते हैं कंसेशंस को मैक्सिमाइज नहीं किया जाता है, वो स्लिप ऑफ द टंग की वजह से मैक्सिमाइजिंग नहीं करेगा। अभी क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेगा, है ना, ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके। हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो और इंप्रूव टैक्स रेवेन्यूज, ये दोनों फिस्कल कंसोलिडेशन का पार्ट है। तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये। तो आई थिंक ये इकोनॉमी में मोस्ट प्रोबेबल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिल गई, क्वेश्चंस भी आपने डिस्कस कर लिए। अब ये क्लैट 365 का जो पूरा कोर्स है, बेसिकली हर लेक्चर आपको 10 से 15 मिनट का मिलेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3650 मिनट्स से ज़्यादा आपको लेक्चर्स मिलेंगे। टोटल 600 प्लस घंटे के लेक्चर्स होंगे, ऑल एट अ वेरी स्मॉल मीगर अमाउंट ऑफ 3999, 3999 रुपये में आप 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पाओगे। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में कवरेज पाओगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आप जितनी बार चाहो उसको देख सकते हो, प्लस आपको रीडिंग और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इतना सब कुछ आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन ऑगमेंट करने के लिए है, पर्टिकुलरली फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। तो आप इस चीज़ को थोड़ा और देखिएगा, आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं बाकी जो चैनल पर डले हुए हैं क्लैट 365 प्रोग्राम के इनसाइट के ही। उसमें से बहुत लिमिटेड पोर्शन ही हमने यूट्यूब पे आउट किया है, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि इन लेक्चर्स में क्या प्रोवाइड किया जाएगा। अब एफ आर बी एम एक्ट देखिए, द हिंदू का कितना इंपॉर्टेंट पेज पे था, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि करंट अफेयर्स पढ़ने वालों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ाने वालों ने भी ये चीज़ आपको नहीं बताई होगी। क्लैट एग्जामिनेशन का रीसेंट ट्रेंड देखें तो वो एक्ट्स और स्टैट्यूट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स है उन पे भी काफ़ी ज़्यादा खास तौर से फोकस कर रहा है। 2022 में तो उसने एक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसीलिए ये सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमी के भी इंसाइट्स आपको मिले, स्टैटिक को भी हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं करंट के, तो ये सब कुछ आपको 3999 रुपये में मिलेगा। भाई इससे सस्ता टिकाऊ पैकेज नहीं है। और मैं अपने बारे में पर्सनली बता दूं तो मैंने ऑलरेडी 5 साल से प्रीमियर क्लाट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है, और मुझे पता है कि करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स को कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन पीपीटीज़ को आप नोट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हो, और इन टॉपिक को आप चाहो तो एडिशनली डिस्कस भी कर सकते हो मुझसे, डाउट क्लियरिंग हेल्पलाइन नंबर जो है, और वरना आप चाहो तो इनको खुद से भी पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट फंडामेंटल वीडियो ऑफ क्लैट 365। बाय बाय, टेक केयर।